नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। देहरादून के विकास नगर में बड़ा हादसा हुआ, जहां हिमाचल परिवहन निगम की बस खाई में गिर गई। 4 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि की जा रही है, जबकि 34 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ टीमें घायल यात्रियों का रेस्क्यू कर रही है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। मालसी इलाके में हिमाचल प्रदेश रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। दरअसल हरिपुर कोटी मीनस राजमार्ग पर क्वानू के पास अचानक से बस का संतुलन बिगड़ गया और वो खाई में गिर गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें घायलों को लेकर के अस्पताल पहुंचने में जुटी हुई है। तो वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पोस्ट करते हुए ये लिखा गया कि क्वानू मीनस मोटर मार्ग कालसी क्षेत्र देहरादून में हिमाचल परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद जानकारी मिली। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी से फोन पर बात कर आवश्यक निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। नजदीकी सभी चिकित्सा केंद्रों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया जाएगा। ईश्वर से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। तो ये पोस्ट हम आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिखा रहे हैं। दरअसल उन्होंने जहां दुख व्यक्त किया तो वहीं ये उम्मीद की है कि जो लोग घायल हैं उन घायलों को उचित इलाज मिले और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो मुख्यमंत्री ने यात्रियों के सकुशल अपने घर वापस लौटने की उम्मीद की है कि वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए, स्वस्थ हो जाए और उसके बाद से वो अपने घर वापस लौटे। एक पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी की ओर से पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर, और उन्होंने इस पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जो हादसा हुआ ये बेहद दुखद है। जैसे मुझे इस बात की खबर मिली मैं खुद विचलित हो गया। ये किसी को भी हैरान और परेशान कर देने वाली खबर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी घायल है उन्हें उचित इलाज समय रहते मिले और अगर ज़रूरत पड़ी तो घायलों को एयरलिफ्ट करके उच्च चिकित्सा केंद्रों पर भी भेजा जाएगा ताकि उन्हें सही इलाज मिल सके, जल्द सभी स्वस्थ हो सके। तो मुख्यमंत्री की ओर से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया, नजर बनाई जा रही है और साथ ही रेस्क्यू क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का किया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्या अब तक सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है इस हादसे में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, बेहद ही दुखद घटना है जो कि गाड़ी हिमाचल से विकास नगर की ओर आ रही थी। उसमें जो 36 लोग सवार थे और क्वानू में जो है खड्ड में गिरने के कारण गाड़ी में जो 36 लोग सवार थे उनमें से कई लोग चोटिल भी हुए हैं। हालांकि 3 लोगों की मौके पर मृत्यु भी हो गई है, जिनमें से 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष भी है। लेकिन देखा जा रहा है कि उनमें से अभी तक जो है 15-16 लोगों का जो है एसडीआरएफ के द्वारा और स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है उनका रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनको भी अभी बिल्कुल शीघ्र तेजी से जो है उनको विकास नगर जो हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती के लिए उपचार हेतु वहां भेजा जा रहा है। और इस पे जो है मुख्यमंत्री जी की नजर लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल को भी उन्होंने जो है तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और जो लोग अभी वहां फंसे हुए हैं उनको भी निकालने की पूरी अभी प्रयास किया जा रहा है। जबकि हालांकि इसमें कई लोग चोटिल हुए हैं तो कई लोग जो बिल्कुल जो सीरियस मोड पे थे और जो लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा चोटिल हो रखे थे उनको तुरंत अभी हॉस्पिटल विकास नगर भेजा जा रहा है, उनको अभी उपचार हेतु। क्या आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी अमित, एक बार ये स्पष्ट कीजिएगा, आपने कहा कि 36 लोग सवार थे, कितने लोगों के घायल होने की खबर है और कितने लोगों की जान गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो रोडवेज की बस थी उसमें 36 लोग सवार थे। 36 में से अभी तक जो है 16 लोगों को उपचार हेतु विकास नगर का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर अभी उपचार हेतु भेजा गया है। और अभी जो रेस्क्यू जो किया गया है अभी तक 16 लोगों का ही हो पाया।
बाकी लगातार उस पर जो है अभी निगरानी बनी हुई है। स्थानीय पुलिस है, चाहे SDRF है, स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पर, उनकी भी जो है मदद से जो है वहाँ पर अभी रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। और जैसे जैसे इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तुरंत वैसे जो है यहाँ पर प्रशासन की लगातार नजर मौतें बनी हुई है, कितनी हुई जिसको लेकर अमित? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो है इस पूरे घटना में जो है 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि 2 महिलाएं हैं और साथ में एक पुरुष की भी मौके पर ही मौत हुई है। देखिए एक बेहद बड़ी घटना और दुखद घटना बताई जा रही है, को लेकर मुख्यमंत्री भी जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो जिलाधिकारी DM सविन बंसल हैं, वो भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन को तुरंत। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बजट को लेकर के सीएम धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। बजट में देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ये सीएम की ओर से कहा गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार हुआ ये बजट, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन बातों का जिक्र किया। उत्तराखंड के लिए बजट खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये सीएम धामी की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। और उनकी ओर से यह भी बताया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पेश किए गए नए बजट को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है और इसमें देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार किया गया यह बजट लोक कल्याण की भावना से जुड़ा है और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने वाला यह बजट है। साथ ही बजट में राज्यों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के लिए यह बजट खास तौर पर अहम है। अब राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच सके। में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी मजबूत आधार देने वाला ये बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। 3 प्रकार के कर्तव्य इसमें प्रेरित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के प्रदेश में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और साथ ही उसकी गति को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। तो वहीं केंद्रीय बजट 2026 को लेकर के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा, जहां हरीश रावत ने इस बजट को निराशाजनक बताते हुए ये कहा कि ये आम जनता की मौजूदा समस्याओं से कटा हुआ है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये बजट 2047 के विकसित भारत की कल्पनाओं का बोझ ढो रहा है, जबकि आज देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। रावत का ये कहना है कि बजट में ना गरीबों के लिए कुछ है, ना किसान, ना नौजवान और ना ही महिलाओं के लिए कोई ठोस राहत दिखाई देती है। ये आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। ये केवल बड़ी बड़ी कंपनियों का बजट है और दूसरा यदि कुछ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जो हमारे रोजगार छीनने का काम करेगी, ये उन चीज़ों के लिए सोचने वाला बजट है। इससे ग्रामीण भारत गायब है, किसान गायब है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, दलितों और पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो बजट की घोषणाओं के बाद से उधम सिंह नगर में जनता के बीच में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां हर वर्ग मोदी सरकार के बजट को भविष्य संवारने वाला बता रहा है। युवाओं का यह मानना है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी फंड और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिला, उनके लिए जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वहीं अन्नदाताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि कोल्ड चेन और स्टोरेज की सुविधा से सब फसलें बर्बाद अब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पहले जब तक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती थी तो फसलें बर्बाद होती थी और खेती का पेशा मुनाफे की राह पर लौटेगा। बुनियादी ढांचे पर होने वाले भारी निवेश को आम आदमी अपनी सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की गारंटी मान रहा है, जिससे कि न केवल देश की सड़कें चमकेंगी बल्कि मजदूरों के घर भी रोशन होंगे। जी, मोदी सरकार जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है जो किसानों के प्रति है।
और किसानों की जो फसल पहले घाटे में चलती थी, इसमें मुनाफे में चल रही है। और जैसे स्टोरेज में फसल रखते थे, लोगों के पास पैसा नहीं होता था, किराया नहीं होता था, फसल खराब होती थी। इस समय गवर्नमेंट खुद किराया दे रही है और लोगों को किसान निधि भी दी जा रही है, हर महीने का बजट दे रही है। मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि युवाओं की रंग रंग से वाकिफ इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को बढ़ाना और फ्यूचर टेक्नोलॉजी फंड की शुरुआत करना गेम चेंजर है। हमें फंडिंग के लिए सिर्फ विदेशी निवेशकों पर निर्भर नहीं रहना होगा। सीलिंग्स प्रोग्राम के जरिए जो वर्कफोर्स तैयार होगी, उससे मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई मिलेगी। हाँ, आज बजट लाजवाब है और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो युवाओं के लिए एक नई सोच के साथ बजट पेश किया है, उनके मंत्रालय ने, वो स्वागत योग्य है। स्केलिंग के लिए और नए भारत के लिए जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, विदेशी फंडिंग जो पहले युवाओं के लिए रहती थी, उसकी आत्मनिर्भरता को खत्म करते हुए स्वदेशी निर्भरता पे जोर लगाते हुए माननीय मोदी जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए आज हमारे जमीनी तबाद, फ्लाईओवर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। इससे जो है लोगों को काम कमी नहीं होगी और हमारे जितने भी जनता जो परेशान है, मैं इस काम की सराहना करता हूं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं, बजट के लिए काम करते हैं, मैं उनके लिए सराहना करता हूं। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली है। बर्फबारी से घाटी सफेद चादर में ढकी हुई दिखाई दी, जबकि बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटक बर्फ के नजारों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। प्रशासन सतर्क है, मौसम पर नजर भी रखी जा रही है, क्योंकि मौसम से जुड़ी हुई जैसी खबरें सामने आती है, मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, तो फिर कई गाइडलाइंस भी जारी की जाती है। पर्यटकों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि दूर दराज से सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए होते हैं। तो फिलहाल उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और फरवरी महीने में ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर के बर्फबारी हुई, जिससे कि पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई दिखाई दी। वहीं पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे, साथ ही बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में ठंड देखने को मिल रही थी। हरिद्वार के बनारसी गांव में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और 2 की मौत की खबर सामने आई। गांव में तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में फिलहाल अब तक लिया जा चुका है। गांव में भारी पुलिस और पीएसी के बल तैनात किए गए हैं। हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र तहत अब बनारसी गांव में संत रविदास जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान विवाद हुआ। देखते देखते हिंसक संघर्ष में ये तब्दील हो गया। वहीं अब इस मामले को लेकर के एक नया अपडेट भी सामने आया, जहां मामले में एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। बता दें कि स्थिति को काबू पाने के लिए गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही घटना के बाद से पुलिस ने गांव से 40 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने साफ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में भी कोट द्वार जैसी घटना का मामला सामने आया। जिम संचालक मोहित चोपड़ा के खिलाफ हिंदू संगठन वीएचपी और बजरंग दल ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मोहित चोपड़ा ने भी मैं भी मोहम्मद दीपक जैसे कमेंट किए हैं। कोट द्वार के बाद अब रुद्रपुर में भी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है, जहां एक जिम संचालक के विवादित कमेंट के बाद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। दरअसल कोट द्वार में दीपक नाम के युवक के माहौल खराब करने वाली घटना के बाद से अब रुद्रपुर के जिम संचालक मोहित चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया पर मैं भी मोहम्मद दीपक जैसा कमेंट पोस्ट किया है, जो देखते देखते वायरल हो गया। पोस्ट सामने आने के बाद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। कार्यकर्ताओं ने जिम के बाहर पहुंच करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी जिम संचालक के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुए जिम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का यह कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद दीपक को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उन सबके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होगी। ऐसे ही मोहित चोपड़ा के जिम पे हम गए थे, पुलिस प्रशासन के पास अभी हम तहरीर दे के आए हैं और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मोहित के खिलाफ जल्द
मुकदमा होगा और इस मुकदमे को अगर नहीं किया तो बजरंग दल फिर अपने आप मोहित चोपड़ा से मिलेगा। हिंदू धर्म के खिलाफ जिम संचालक जो है मोहित चोपड़ा, इसने बजरंग दल के खिलाफ जो हमारे बयानबाजी करी है और 3 तारीख को कोर्ट जाने का जो वहाँ कोर्ट द्वार जाने का ऐलान किया है, के खिलाफ बजरंग दल उसके प्रतिष्ठान पे पहुंचा था और अब यहाँ आवास का चौकी आए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए। जब तक इस पर मुकदमा कायम नहीं हो जाता बजरंग दल चुप बैठने वाला नहीं है, बार बार इसके प्रतिष्ठान पे भी जाएगा और थाना चौकी करेगा। तो वहीं नैनीताल के अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने कालाढूंगी स्थित एसडीएम कार्यालय और न्यायालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की मौजूदगी और कई मामलों के समाधान की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही एडीएम विवेक रॉय ने कर्मचारियों के मौजूद रजिस्टर की जांच भी की। कोर्ट में लंबित मामलों का ऑब्जर्वेशन किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूमि संबंधित मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम विपिन चंद्र पंत, तहसीलदार ईश्वर सिंह भीमा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ब्लॉक कार्यालय रामनगर और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमने एसडीएम न्यायालय के अभिलेखों को भी देखा है। काफ़ी हद तक जो है अच्छी स्थिति पाई गई है इस कार्यालय की। हमेशा जो है निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि सकारात्मक रूप से व्यवस्थाओं को पटरी पे रखा जाए। यदि कोई व्यवस्था नियमों के विरुद्ध चल रही है तो उसको नियम के तहत लाया जाए। सभागार में राज्य संपत्ति के सचिव आर राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सड़क सौंदर्यीकरण, पार्क और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उसके बाद सचिव ने हरिद्वार में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव ने सभी राज्यों से कोऑर्डिनेशन कर प्रोडक्ट डिस्प्ले की तैयारी शुरू करने को कहा है। देखिए, यूनिटी मॉल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रायोरिटी स्कीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इस पे काफ़ी फोकस किया गया है और इसमें तेज़ी लाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है यूनिटी मॉल का। और HRDA की टीम भी साथ है, सेक्रेटरी HRDA भी है साथ में, बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। और इसमें वर्तमान में जो प्रगति है लगभग 45% बताया जा रहा है। काम को तेज़ी से करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल खेल मैदान में प्रतियोगिता कराने को लेकर के खेल विभाग और पालिका के बीच में विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों विवाद के चलते खेल विभाग और पालिका की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है और प्रतियोगिता होने से पहले पालिका अध्यक्ष समेत सभासद मैदान पर उतर गए, जिसके बाद से विवाद होने पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा ओपन टूर्नामेंट आयोजित होना था और वहीं जो है नगर पालिका के स्तर से भी एक टूर्नामेंट आयोजित कराने की मांग की गई थी, जिसमें जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा विधिवत उनको रिप्लाई कर दिया गया था कि ऑलरेडी विज्ञप्ति निकल चुकी है ओपन टूर्नामेंट की, तो इसके बाद स्लॉट के बाद करा लिया जाए एज़ पर द स्लॉट्स। लेकिन शायद कुछ गतिरोध रहा, दोनों में समन्वय की कमी रही, इस कारण से आज ये देखने को मिला कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का क्रिकेट का मैच थोड़ा नहीं हो पाया, जिसमें फिर हम लोग ने यहाँ पर आए और वार्ता की गई और वार्ता करने के उपरांत इसमें जो है ये निर्णय निकाला गया कि जो पृथ्वीराज टूर्नामेंट है उसको तीनों संस्थाएँ मिलकर करा लें। टूर्नामेंट स्टार्ट करने के लिए हम आए थे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही यहाँ फ्लैट हमारा छावनी में बदल दिया। सारे पुलिसकर्मी अपने बुला के यहाँ पर खड़े हो गए और खेल विभाग यहाँ पर खुद आके लग गया और हमें टूर्नामेंट नहीं करने दिया। इसमें हमारा एक शो मैच भी था, एक पत्रकार वर्सेज हमारे नगर पालिका, वो भी नहीं होने दी। इस तरीके से हमें इन्होंने हमारा टूर्नामेंट ही फेल करने के चक्कर में है। जो हम चंपावत जिले के लोहाघाट के प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव को लेकर के पाटन और पाटनी ग्राम पंचायत की मां
झूमाधुरी समूह की महिलाओं की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पाटन पाटनी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने समूह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कुमाऊनी खड़ी होली का गायन किया, जिसको लेकर के समूह अध्यक्ष ने बताया कि पहली बार पाटन पाटनी की महिलाओं की होली टीम लोहाघाट के रामलीला मैदान में होने जा रही है। प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में हिस्सा लेने जा रही है, जिसके लिए महिलाओं की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि टीम में ग्राम सभा की 60 महिलाएं हैं, जिनमें से काफी उत्साह भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि कुमाऊनी खड़ी होली का गायन देखने के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। लोगों को होली रंग महोत्सव का इंतजार रहता है। आज पाटन पाटनी की महिलाओं द्वारा आने वाले 25-26 फरवरी को होली महोत्सव में जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं लोग, और इनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और हमारा उद्देश्य ये है कि इस बार की होली नशा मुक्त बनाई जाए। हमने 2013 में होली रंग महोत्सव की शुरुआत की और आज 2026 में हम लोग होली रंग महोत्सव रामला मंच लोहाघाट में 26 और 27 फरवरी को रामला मंच में होगा। और अब ये बड़ा खुशी का विषय है कि आज हमारी झुमाधुरी पाटन पाटनी चांदमारी की जो मातृ शक्ति है, मैं आज एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि मैं एक हफ्ते पूर्व भी यहाँ पाया। इन माता बहनों का जो जोश है, जो उनका विश्वास है, और मैं इनसे खुद निवेदन करने आया कि इस बार आप रामला मंच लोहाघाट में आइए। मैंने ये जो होली टीम जो बनाई है, मैंने 60 महिलाओं की पहली बार बनाई है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से देख रही थी हमारी जो ग्राम सभा है सबसे पीछे थी, यहाँ की महिलाएं एक्टिव नहीं थी। तो मैं जो थोड़ा धीरे धीरे मैं ब्लॉक में आने लगी, थोड़ा बहुत मैं काम करने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारी पाटन पाटनी जो ग्राम सभा है इसमें से जो महिलाओं का बैच रखा जाएगा वो 60 महिलाएँ होंगी, और मैं इनकी 1 महीना ब्लॉक में प्रैक्टिस करवाऊँगी। मैंने ये जो होली टीम जो हमने माँ झुमाधुरी पाटन पाटनी होली ग्रुप में बना रखी है, टीम बना रखी है जो अपनी होली की। इसमें हम पहली बार हमने अपनी टीम बनाई हुई है। हम 60 महिलाएं हैं। हमारा 60 महिलाओं का जो ग्रुप है उसमें अध्यक्ष हैं भारती मेहरा जी और उपाध्यक्ष में लता खरपाल हूं, और पूरी टीम की सहयोग से, पूरी ग्राम सभा के सहयोग से हम लोगों ने आज यहाँ पर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।